students, so today we will be starting our NCERT chapter number 11 of your science book of class 8th, and the chapter name is Force and Pressure. So let us start the chapter now. First question is, what do we mean by force? Force से हम लोग क्या समझते हैं? The force is the push or pull that is acting on an object. तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी देखा था. तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है. आप सभी को पता है कि फोर्स क्या होता है. जब भी हम एक किसी ऑब्जेक्ट पे या तो पुश करें या कोई पुल करें तो वहाँ फोर्स एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी मूव्ड, इट हैज़ टू बी पुश्ड और इट हैज़ टू बी पुल्ड. दो ही केसेस बनते हैं हमारे पास में. या तो हम ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं या हम पुल कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एक टेबल पे कोई बुक पड़ी है, अगर उसे मुझे उठाना है तो आई विल बी पुलिंग इट टुवर्ड्स माई सेल्फ, है ना. मुझे अगर उसे लिफ्ट करना है तो आई विल बी पुलिंग इट. सो फॉर लिफ्टिंग एनीथिंग यू आर पुलिंग एक्चुअली. ओके, सिमिलरली अगर आपके पास में एक कार है या एक बाइसाइकिल है और समटाइम्स अगर वो रुक जाती है तो आप लोग उसको पीछे से पुश करते हैं, तो दैट फोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ पुश. ओके, सो यू कैन सी दैट इस तरीके से आप कार को यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन द फॉर्म ऑफ अ पुश. देन द ऑब्जेक्ट, अगर आपका पुश सफिशिएंट है, द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग. सिमिलरली यू हैव सीन दैट जो लोडिंग कार्ट्स होती है, वहाँ एक आदमी आपको जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है, ये कार्ट को ही इज़ पुलिंग. सो वो पुल कर रहा है जिससे कि वो कार्ट मूव कर रही है जिस पे लगेज पड़ा है ना. सो ही इज़ अप्लाइंग अ फोर्स इन द फॉर्म ऑफ अ पुल. सिमिलरली एक गेम चल रहा है. अगर हॉकी का आपने गेम देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो प्लेयर है वो बॉल को अपनी स्टिक से पुश करते हैं. तो वो जब भी किसी को पास देना है, फुटबॉल हो या फिर हॉकी हो, तो वहाँ वो बॉल को क्या करता है, पुश करता है अपनी स्टिक से. फुटबॉल में ऐसे ही आप अपने पाँव से, अपने लेग से आप उसे पुश करते हो, तभी वो बॉल स्टार्ट्स मूविंग. सो हॉर्स कार्ट में भी आपने देखा है, हॉर्स जो है वो उसे पुल कर रहा है. सो here you can see this is the case of football. So these are some examples जहाँ आपको force पता चलता है कि it is actually a push or a pull you are acting on an object. Okay. Tug of war में आपने देखा होगा बच्चों कि you are pulling the rope. Both the teams, team A or team B, let us say there are two teams. So in case team A is more powerful, that means that they are able to पुल एवरीथिंग टुवर्ड्स देमसेल्फ. इनका मतलब है कि उनका जो फोर्स है वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू टीम बी. तो इस तरीके के केसेस आप समझ सकते हैं कि ये सारे केसेस जो हैं पुश और पुल के हैं जहाँ पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरैक्शंस. सो ऑलवेज रिमेंबर दीज. द फोर्सेस, व्हेनेवर टू बॉडीज इंटरैक्ट विद ईच अदर, the forces comes into play. An interaction of an object on another object results in a force between these two objects. तो जैसा मैंने कहा आपको, when one object interacts with the other objects, the force comes into picture. For an example, if a man stands behind a car, the car does not move. कार मूव नहीं कर रही है ना अगर वो उसके पीछे है, पर when he starts interacting in the form of a push, when he starts pushing the car, जब वो पुश करने लगता है कार को, he is starting the interaction between him and the car. So we are seeing that there is an interaction. So he applies this force and the car begins to move in the direction of the applied force. So यहाँ आप देख सकते हो बच्चों, अगर आपके पास में सपोज़ हम ये मान लें कि ये एक लॉग है और आप इस पर इंट्रैक्शन नहीं करोगे जब तक ये मूव नहीं करेगा. तो सपोज़ फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इस पर, तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हो, इफ़ दिस फोर्स इज सफिशेंट इनफ, दिस बॉक्स या दिस लॉग विल बी एबल टू मूव फर्दर. सो देयर इज़ एन इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शन किसका,
जो आप फोर्स लगा रहे हो वो कब आता है, कम्स इनटू प्ले वेन एवर वी आर इंटरैक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट। बिना इंटरेक्शन किए फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता, तो इट हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन। ओके, so let us see the example. So here you can see the man is interacting. Okay, so how he is interacting? He is applying force with his hands. Okay, he is applying force with his hands, so he is interacting with the other object, which is car, so he is able to push it. So interaction is the most important thing that is necessary. Okay, let us move to the next slide. Now we will be seeing how many kinds of forces are there. So we will be reading about how the forces can be. So number one, if the two forces acts on a body in the same direction, the net force is the sum of the two forces. So what do we mean by this? Let us see the example. Let us consider we have an object. So this is our object. Ab we will be applying forces on it. So let us say we apply force F1. F1 is the force applied by first person. So let us say the force applied is F1. Okay, so it is in acting in, आप देख इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है. Okay, all right. Now you bring another force. We are talking about two forces now. Okay, so एक और force अगर मैं लेके आऊँ, so you can see that when you bring another force in the same direction, so this is another force and you are applying it in the same direction. So now what happens, these two forces are acting in the same direction. Same direction यानी एक ही तरफ लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, तो नेचुरल है ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. सपोज करो ये F1 था, फर्स्ट पर्सन ने फोर्स लगाया था, F2 जो है सेकंड पर्सन ने फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स कितना लग गया, फर्स्ट पर्सन का जो फोर्स है वो प्लस जो सेकंड पर्सन का फोर्स है वो दोनों को हम ऐड कर देंगे. सो टोटल फोर्स जिसको हम बोलते हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, नेट फोर्स लग रहा है F1 प्लस F2. ये बच्चों टोटल फोर्स लग रहा है ना इस पे, तो ये कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में. तो ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, कितने फोर्स से बढ़ रहा है आगे, इट इज मूविंग विद द फोर्स F. एंड व्हाट इज F, F कितना है, F है इन दोनों फोर्सेस का टोटल. ये बात आपको समझ आ रही है. अच्छा, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों. फोर्स की जो यूनिट होती है, जैसे कि आपकी डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर. आपने देखा है डिस्टेंस को आप किलोमीटर में मेज़र करते हो, मीटर में मेज़र करते हो, सेंटीमीटर में मेज़र करते हो लेंथ को, है ना. तो ये सारी यूनिट्स हैं हमारे डिस्टेंस को मेज़र करने की. तो फोर्स की भी एक यूनिट होती है जो कि हम जिससे कि हम फोर्स को मेज़र कर सकते हैं. तो यूनिट्स बच्चों, जो यूनिट्स हैं उसमें एक SI यूनिट भी होती है जिसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. ये एक ऐसी यूनिट होती है जो कि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड. यहाँ जो मैं बोलूँगा वही यूनिट, उसका वही मतलब होगा कहीं और कंट्री में. तो इसकी SI यूनिट कितनी है, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर. SI यूनिट का मतलब क्या है, एक ऐसी यूनिट जिसको इंटरनेशनली फॉलो कर रहे हैं, एक ऐसी सिस्टम जिसको हम इंटरनेशनली फॉलो करते हैं. तो डिस्टेंस का आपने देखा मीटर है, ऐसे ही आपका जो मास होता है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम. तो अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फोर्स को हम किस में मेज़र करते हैं. तो फोर्स को बच्चों आप मेज़र करते हो, फोर्स की जो SI यूनिट होती है दैट इज़ न्यूटन, दैट इज़ इक्वल टू न्यूटन. न्यूटन, ठीक है. एंड हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N एंड इट इज़ वी आर पेइंग द रिस्पेक्ट. सो किसको रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, न्यूटन को. तो इसका जो जो भी इसकी खोज करता है उसके नाम पे हम लोग इसकी यूनिट रखते हैं. तो ये इस फोर्स को पहले किसने ढूंढा था, न्यूटन ने. तो ये उस उनको समर्पित है इसकी यूनिट. तो इसको हमने क्या किससे डिनोट किया, न्यूटन से डिनोट किया. ऑल राइट, सो लेट अस से हम अब ये बोलें कि फोर्स 1 अगर मैं ये बोलूँ कि 3 न्यूटन का है, लेट अस से फोर्स फर्स्ट इज़ 3 न्यूटन एंड द फोर्स सेकेंड इज़ 7 न्यूटन.
तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो टोटल फोर्स, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो आप इसको ऐड कर दोगे, तो 3 + 7 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 10 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना लग गया बच्चों, 10 न्यूटन लग गया। ऑल राइट, आप लोगों को समझ आया होगा। सो लेट अस मूव टू द next point now. So here you can see net force is F1 plus F2. Similarly, what will happen when the forces are acting in opposite directions? अगर ये बोलूँ मैं कि ये जो forces हैं अब ये opposite directions में act कर रहे हैं, तो let us say this is the object, और अब जो है इस पे जो force है दो opposite direction से act हो रहे हैं। तो फर्स्ट फोर्स लेट अस से इट इज़ F1, और जो सेकंड फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दैट इज़ F2। यहाँ आपने देखा था ये दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे थे, पर यहाँ क्या हो रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं बच्चों, तो जो नेट फोर्स होता है वो नेट फोर्स इस बार जो बड़ा फोर्स होगा उसमें से छोटे फोर्स को माइनस कर दो। तो अगर हम ये बोलें कि बड़ा फोर्स F2 है, द ग्रेटर फोर्स इज F2, देन यू विल रिड्यूस F1 फ्रॉम F2, सो यू विल सब्ट्रैक्ट F1 फ्रॉम F2। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में सपोज ये 7 न्यूटन है, ओके, दिस फोर्स इज 7 न्यूटन, और जो फोर्स 1 है दैट इज़ 3 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, 7 F2 है, F2 इज 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, तो ये कितना हो गया, 4 न्यूटन। समझ आया आपको। तो जब भी फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं वो कैंसिल आउट करते हैं ईच अदर को। अगर दोनों बराबर लगेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा आंसर। तो अगर हमें ये देखना होगा कि फोर्सेस एक डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट हो रहे हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड इट नाउ। So when the force is, let us say this is F1 and this force is another force F2 जो है वो opposite direction में act हो रहा है। तो इस बार जो net force होगा वो कितना होगा, considering that F2 is greater than F1, so the net force will be equal to F2 minus F1. All right. So the effect on the object depends on the net force acting on it. Let us move to the next slide now. Effect of force on an object. अच्छा, जो फोर्स होता है बच्चों वो ऑब्जेक्ट पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स डाल सकता है, क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, वो अब हम देखते हैं। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो उसको मूव करने के लिए भी हमको फोर्स अप्लाई करना होता है। एग्जाम्पल, अभी आपको पहले बताया था, ये अगर एक कार रेस्ट पर है, इस कार को अगर आप पुश करते हो और वो जो पुश करने वाला फोर्स सफिशिएंट है, ग्रेटर है, उसके ग्रेटर है, इतना ज़्यादा है कि वो उसको मूव कर पाए, इन दैट केस द कार स्टार्ट्स मूविंग। सो वी कैन से दैट द फोर्स इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। तो ये ऑब्जेक्ट किस पे था, ये ऑब्जेक्ट था बच्चों रेस्ट पर, तो इसको मूव करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ा इस डायरेक्शन में। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उसे रोकना है तो उसके लिए भी मुझे फोर्स अप्लाई करना होता है। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा गोलकीपर जो बॉल रोकता है, तो ये जो बॉल थी ये किसी फोर्स के साथ किसी स्पीड के साथ में आ रही थी, तो इसको रोकने के लिए जो गोलकीपर ने एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है ना, तभी उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, उसको एक जगह पे रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में अपने हैंड से फोर्स लगाया, और इतना लगाना पड़ेगा कि वो बॉडी एक जगह पे रुक जाए। तो किसी बॉडी को रोकने के लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ मूविंग। तो एग्जाम्पल, एक साइकिल है ना, ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, साइकिल हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, तो वहाँ आपने देखा था कि अगर एक साइकिल की मुझे स्पीड चेंज करनी है तो आई हैव टू पैडल फास्ट। Paddling fast means what? I am applying more force now. So more force in the form of muscular force जिसको मैं कहता हूँ। तो muscular force से मैं ज़्यादा तेज पैडल को
जो है घुमाता हूँ तो उससे वो क्या करती है, साइकिल और तेज रन करती है। तो इफ़ आई हैव टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ दिस साइकिल आई हैव टू पैडल फास्ट, isn't it? So force is also required to change the speed of an object. Similarly, fourth point, let us see what is the fourth point. Force can change the direction of a motion of an object. तो इसका एग्जाम्पल कहाँ देखते हो आप, क्रिकेट देखा होगा आपने ना, कैसे डायरेक्शन चेंज होती है। तो एक बैट्समैन है, जो बॉल की डायरेक्शन थी अब उसे उसको चेंज करना है। तो ये जो बैट्समैन है जैसे इस पर शॉट लगाता है तो जो इनिशियली जो डायरेक्शन थी बॉल की ये थी इनिशियल डायरेक्शन, बट जब इसने अपने बैट से फोर्स लगाया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो फोर्स इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Similarly, the last point is force can change the shape of an object also. तो कोई ऑब्जेक्ट है उसका शेप भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा घर में जब आपकी मम्मी या आप लोगों ने देखा होगा चपाती बनते वक्त जो आटा होता है उसका शेप चेंज होता है ना, जो डो होता है उसका शेप आप चेंज कर सकते हो। ऐसे ही बलून होता है ना। तो बलून्स भी देखे हैं आपने, बलून में जब आप एयर फिल करते हो तो जो फोर्स है उसकी हर एक बलून की वॉल पे लगता है जिससे कि उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये 5 जो पॉइंट्स हैं ये आपको रिमेंबर, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस 5 पॉइंट। द फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, फर्स्ट पॉइंट। द फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज the body from its rest position. Second, the force can stop a moving object. Third, force can change the speed of an object. Fourth, force can change the direction of the object. And last, force can also change the shape. तो ये 5 important points हैं जिसे आपको you have to remember them. Okay, so this is all students today, and in the next class we will be seeing about different types of force. Thank you very much.